हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्या, तो उसी क्वेश्चन को आज हम कवर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो कल के वीडियो में जैसा कि हम लोग मगध और उसके उत्कर्ष और इसके अलावा मगध पे शासन करने वाले जो वंश थे उस वंश का हम क्या जाने थे, क्रम जाने थे। तो उस क्रम में हम क्या किए थे कि मगध के उत्कर्ष और हर्यक वंश के बारे में जाने थे। आज जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा शिशुनाग वंश, नंद वंश और आपको मौर्य वंश होंगे। क्या होंगे? मौर्य वंश। तो आइए इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला वो है शिशुनाग वंश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि शिशुनाग वंश का शासन काल जो है वो कब से कब तक था। तो शिशुनाग वंश का जो शासन काल था 412 से 344 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। यानी कि अगर आपसे एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश का शासन काल कब से कब तक था, तो आपको 412 से 344 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। आइए फिर यहाँ से एक प्रश्न उठेगी कि शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था कौन था। तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वह आपको शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग थे। और शिशुनाग ने क्या किया था कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को अपदस्थ करके क्या किया था, मगध की गद्दी पर एक नया वंश की नींव डाली थी और वह वंश था शिशुनाग वंश। क्या था? शिशुनाग वंश। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? शिशुनाग, जो नाग दशक का क्या था, अमात्य था या उनके मंत्री थे, ठीक है। ये जो शिशुनाग है उसने क्या किया था कि राजधानी को पाटलिपुत्र से परिवर्तित करके आपको वैशाली लाया था। कहाँ लाया था? वैशाली लाया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मगध का पहला शासक कौन था जिसने राजधानी को पाटलिपुत्र से परिवर्तित करके वैशाली लाया था, तो वो कौन था? तो वह आपको शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग। फिर इसने क्या किया था कि शिशुनाग ने अपने साम्राज्य का विस्तार काफी ज्यादा किया। क्या किया? काफी ज्यादा किया। और इसने वत्स और अवंती को क्या कर लिया था, मगध में मिला लिया था। तो यहाँ से एक प्रश्न और उठेगी कि सर वत्स और अवंती था क्या। तो वत्स और अवंती जो था एक क्षेत्रीय राज्य था, यानी कि 16 महाजनपद में से क्या था, 2 महाजनपद थे। तो आपको बताए थे कि वत्स की राजधानी जो थी वह कौशाम्बी थी, वहीं अवंती की जो राजधानी थी वह आपको कहाँ थी, उज्जैन या महिष्मती थी, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न क्या होगा। तो देखिए, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वह उसका पुत्र कालाशोक हुआ। कौन हुआ? कालाशोक। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो वो कौन हुआ? कालाशोक हुआ, जिसको आपको पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है। क्या कहा गया है? काकवर्ण। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शिशुनाग के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो शिशुनाग के जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए आपको कालाशोक। और कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया। क्या कहा गया है? काकवर्ण भी कहा गया है। और इसने क्या किया था कि राजधानी को वैशाली से हटाकर फिर से कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र ले गया। कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। तो यहाँ से बार बार पाटलिपुत्र आती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मगध जो था उसकी जो राजधानी थी, आरंभिक राजधानी, वो गिरिव्रज थी, बाद में चलकर राजगिरी हुआ। लेकिन हर्यक वंश के जो शासक थे उदयन, उसने क्या किया था कि गंगा, सोन, गंडक और जो हमारे पुनपुन नदी है उन नदियों के संगम पर क्या किया था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और राजधानी को राजगिरी से परिवर्तित करके कहाँ लाया था, पाटलिपुत्र लाया था, ठीक है। तो ये जो शिशुनाग थे उसने पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली लाया और उनका जो बेटा था वो आपको कालाशोक, उसने क्या किया था कि फिर से राजधानी को वैशाली से परिवर्तित करके कहाँ ले आया, पाटलिपुत्र ले आया। कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र। यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर है, तो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र, ठीक है। हाँ भाई, कालाशोक के समय में जो सबसे ज्यादा चर्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह यह पूछे जाते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी इसके शासनकाल में। क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में। और उस समय जो मगध का राजा था वह कौन था, तो वह आपको कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने कराया था? कालाशोक ने करवाया था, ठीक है। कहाँ करवाया था? तो आपको वैशाली में करवाया था। कहाँ करवाया था? वैशाली में। आइए अब है कि शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको नंदीवर्धन थे। कौन थे? नंदीवर्धन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको नंदीवर्धन थे। कौन थे? नंदीवर्धन, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको यहाँ से याद रखना है कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन थे। अब आइए, अब जब शिशुनाग वंश का अंत हुआ तो उसके बाद मगध पर एक नया वंश आई। उस वंश का नाम था आपको नंद वंश। क्या था? नंद वंश। और इस नंद वंश का जो शासन काल था वो आपको 344 से 322 ईसा पूर्व था। यानी कि इनका जो शासन काल था इन वंश का वो काफी छोटा रहा, यानी कि 22 वर्षों का ही इनका क्या था, शासन काल था, ठीक है।
तो नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, कौन थे? महापद्म नंद। तो आपको ये इस चीज को भी याद रखना है कि नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? महापद्म नंद थे। और महापद्म नंद जो थे वो काफी शक्तिशाली शासक थे। क्या थे? काफी शक्तिशाली शासक थे। इसीलिए महापद्म नंद को क्या कहा जाता है? तो आपको परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, आइए। और ये जो महापद्म नंद थे, इसने क्या किया था कि एकराट की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? एकराट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करते हैं, ये जो महापद्म नंद थे ये काफी ज्यादा क्या थे? शक्तिशाली थे। ठीक है, और इसने क्या किया था कि कलिंग राज्य को जीत लिया था। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग जो है वर्तमान में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो कलिंग जो है वर्तमान में आपको दक्षिणी उड़ीसा का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी कलिंग को उसने क्या कर लिया था? जीत लिया था। और कलिंग को जीतने के बाद कलिंग में उसने क्या किया था? नहरों का निर्माण कराया था। तो यहाँ से एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कलिंग विजय के बाद कलिंग में नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो आपको महापद्म नंद ने करवाया था। तो हम किसकी चर्चा कर रहे थे कि महापद्म नंद जो थे उसने क्या किया था कि कलिंग को जीता था। और कलिंग को जीतने के बाद उसने क्या किया था कि कलिंग में नहरों का निर्माण कराया था, ताकि वहां से क्या हो कि अधिक से अधिक जो राजस्व है उस राजस्व की प्राप्ति हो। इसके अलावा वहां का जो जनता है उस जनता का कल्याण हो सके। और उसने फिर बाद में क्या किया था कि ये जो महापद्म नंद थे ये आपको क्या थे कि जैन धर्म के संरक्षक थे, यानी कि यह जैन धर्म को क्या करते थे? मानते थे। इसलिए उसने क्या किया था कि जिनसेन की मूर्ति को क्या किया कि कलंक मतलब क्या कहते हैं कि जिनसेन की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को उसने क्या किया कि कलिंग से उठाकर कहाँ ले आया? तो मगध में ले आया। कहाँ ले आया? मगध में ले आया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नंद वंश के कौन से ऐसे शासक थे जिसने क्या किया था कि कलिंग को जीतने के बाद जिनसेन की मूर्ति को मगध लाया था, तो वो कौन शासक था? महापद्म नंद, जिसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। और इसने क्या किया था कि एकराट की उपाधि धारण किया था। ठीक है, आइए। तो इसने जिनसेन की मूर्ति को क्या किया था? मगध में ले आया था। ऐसी जानकारी जो है वो हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं या कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध है वो कलिंग के शासक जो थे खारवेल उससे। किससे है? खारवेल से। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो वो आपको खारवेल से। किससे है? खारवेल से। खारवेल कहाँ का शासक था? तो आपको कलिंग का शासक था। ठीक है, आइए। अब है कि इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे घानानंद। कौन थे? आइए, तो हम बात कर रहे थे कि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको घनानंद थे। और घनानंद जो थे वह काफी अत्याचारी शासक थे। तो इसी के समय में क्या हुआ था कि आपको यूनानी शासक जो थे सिकंदर, उसका भारत विजय क्या हुआ था? अभियान जो था शुरू हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो वो आपको 326 बीसी में किया था। और उस समय मगध के जो शासक थे वो कौन थे? तो आपको घनानंद थे। कौन थे? घनानंद थे। तो घनानंद से दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। और जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? तो वह आपको कौन था? घनानंद था। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को भी हमें क्या करना है? क्लियर करना है। तो आइए हम जरा सा देख लेते हैं, इस चीज को फिर से रिकॉल करते हैं। तो देखिए, शिशुनाग वंश जिसका शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व था। ठीक है, और इस वंश के जो संस्थापक थे शिशुनाग, जो पहले क्या थे कि नाग दशक के अमात्य हुआ करते थे, अर्थात उसके मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब नाग दशक कमजोर हुआ तब क्या हुआ था कि शिशुनाग ने उसे अपदस्थ करके मगध पर एक नए वंश की नींव डाली जिसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, और यह शिशुनाग जो थे राजधानी को पाटलिपुत्र से परिवर्तित करके कहाँ ले आया? वैशाली ले आया। कहाँ ले आया? वैशाली ले आया। और यह एक काफी ज्यादा क्या थे कि मजबूत शासक थे। और यह मजबूत शासक होने के कारण क्या किया था कि वत्स और अवंती को क्या कर लिया था? मगध में मिला लिया था। वत्स और अवंती जो थे 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद थे। तो वत्स की राजधानी जहाँ कौशाम्बी थी वहीं अवंती की राजधानी आपको उज्जैन या महिष्मती थी। ठीक है, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी बना था वह कलाशोक बना था। कौन बना था? कलाशोक, यानी कि उसका पुत्र बना था, जिसे पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है। यानी कि कलाशोक को पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है। और इसने क्या किया था कि राजधानी को वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र ले आया। कहाँ ले आया? राजधानी को वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र ले आया। तो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कि शिशुनाग वंश के किस शासक ने राजधानी को परिवर्तित करके, ठीक है, कि आपको वैशाली से पाटलिपुत्र लाया था? तो वो शासक कौन था? कलाशोक था। कौन था? कलाशोक था। ठीक है, कलाशोक के समय से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, उस द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया था? तो वह आपको कलाशोक ने करवाया था।
कब करवाया था? तो 383 ईसा पूर्व में, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस समय जो मगध का शासक था, ठीक है, वो आपको कौन था? तो आपको कालाशोक था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। आइए आगे चलते हैं। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो आपको नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। तो देखिए, तो जब शिशुनाग वंश का अंत हुआ उसके बाद क्या हुआ था कि मगध पर एक नए वंश की स्थापना हुई और वह वंश था नंद वंश, जिसका शासनकाल 344 से 322 ईसा पूर्व था। आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, जिसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा गया है, और इसने एकराट की उपाधि को क्या किया था? धारण किया था। महापद्म नंद जब कलिंग को जीता था तो कलिंग के जीतने के बाद वहां पर क्या किया था कि नहरों का निर्माण कराया था और वहां से जिनसेन की मूर्ति को मगध में ले आया था। तो ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि कलिंग को जीतने के बाद मगध के किस शासक ने जिनसेन की मूर्ति को मगध लाया था? तो वह था आपको महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। यहाँ से इस चीज को भी क्या करना है? हमें याद रखना है, ठीक है। आइए, और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। और हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो है वो किससे है? तो हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध है कलिंग के राजा खारवेल से है। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद थे, जो कि काफी ज्यादा अत्याचारी थे, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। और इसके समय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय जो मगध के शासक था वह आपको घनानंद थे। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने में हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। तो इस चीज को भी याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं नंद वंश के पतन के बाद क्या हुआ था कि मगध पर एक नए वंश की नींव डाली गई और वह वंश था मौर्य वंश। तो सबसे पहले हम मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत के बारे में जानेंगे कि मौर्य वंश के जानकारी का क्या क्या स्रोत है। तो देखिए, तो मौर्य वंश के जानकारी के हमारे पास दो स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत और एक जो है वो आपको पुरातात्विक स्रोत है। कैसा स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जहाँ अर्थशास्त्र आते हैं, मुद्रा राक्षस आते हैं, इंडिका आते हैं, विष्णु पुराण आते हैं, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। क्या? तो ये जो अर्थशास्त्र है इसके जो लेखक है वो आपको कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य है, या कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, या इन्हीं का अन्य नाम जो है वो विष्णुगुप्त भी है। क्या है? विष्णुगुप्त है। क्या? तो जो चाणक्य के द्वारा लिखित ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इससे हमें क्या होता है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और यह वही चाणक्य है जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि नंद वंश के जो सबसे क्रूर शासक थे घनानंद, उसको पराजित करके मगध की गद्दी पर मौर्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है। आइए फिर है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वह आपको विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त। और इससे भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो नंद वंश का पतन कैसे हुआ और मौर्य वंश का उदय किस प्रकार हुआ, इस संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है विशाखादत्त के द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस इससे मिलती है। फिर हम बात करते हैं इंडिका की। तो इंडिका के लेखक जो है वह मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। और इंडिका जो है वो आपको एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और इस इंडिका से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो इंडिका के लेखक कौन हो गए? मेगास्थनीज, जो कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या हुआ था? आया हुआ था। और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इनके द्वारा जो लिखी गई यात्रा वृत्तांत है इंडिका है। आइए आगे हम बात करते हैं विष्णु पुराण। तो देखिए, तो जैसा आप सबको पता है कि पुराणों की संख्या जो है 18 है, तो उसी में से एक पुराण जो है विष्णु पुराण। तो इस विष्णु पुराण से भी हमें क्या होती है कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये पुराण से क्या होता है कि आपको मौर्य वंश से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस पुराण में या किस पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो वह कौन सा पुराण है? तो विष्णु पुराण है। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, तो इन जैन ग्रंथों बौद्ध ग्रंथों से भी हमें क्या होती है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के जानकारी के जो स्रोत है वो कितने हैं, तो दो है, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। तो साहित्यिक स्रोत में जहाँ अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका, विष्णु पुराण, इसके अलावा आपको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। अर्थशास्त्र इसके जो लेखक है कौन है? तो चाणक्य या कौटिल्य है या विष्णुगुप्त है, ठीक है। मुद्रा राक्षस इसके लेखक कौन है? विशाखदत्त है। इंडिका इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। किसकी बात करते हैं? पुरातात्विक स्रोत की। तो देखिए, तो पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्खनन से हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम क्या करेंगे कि मौर्य वंश के अध्ययन का प्रयास करेंगे। तो उसमें क्या आता है,
तो सबसे पहले अशोक का अभिलेख, क्योंकि अशोक जो था मौर्य वंश का तीसरा शासक था और सबसे महान शासक था, और भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का कार्य जो शुरू करवाया था वो कौन करवाया था? अशोक करवाया था। तो जो अशोक के अभिलेख मिले, उस अशोक के अभिलेख से भी हमें क्या होता है कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावे सिक्के, ठीक है, इसके अलावा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उस अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और यह जूनागढ़ अभिलेख जो है वो हमें पश्चिम भारत से मिला है। कहाँ से मिला है? पश्चिम भारत से। इसके अलावा जो भवन है, स्तूप है, इन सबों से भी हमें क्या होती है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अपना बड़ा महल था, राजप्रसाद जो था, उसके अवशेष सभी आपको पाटलिपुत्र में मिल जाएंगे। क्या? तो इन अवशेषों से भी हमें क्या होती है कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्तूप हो गया। क्या? तो आप सभी जानते होइएगा कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या किया था कि लगभग अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो उन स्तूपों से भी हमें क्या होती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और स्तूप जो है वो आपको किस धर्म से संबंधित है? तो वह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो हमने क्या जाना कि मौर्य वंश की जानकारी के हमारे पास कितने स्रोत है? साहित्यिक स्रोत और एक जो है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि 2 स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका, विष्णु पुराण, इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। वहीं पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, सिक्के, जूनागढ़ अभिलेख, भवन, स्तूप इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं मौर्य वंश की। किसकी बात करेंगे? मौर्य वंश के। और यह काफी इंपॉर्टेंट वंश है और इसको काफी बढ़िया से आपको कवर करना है। जहां पर भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखना है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। और यह वंश आपको 184 ईसा पूर्व तक शासन किया था, यानी कि इस वंश का शासन जो था काफी लंबा था। तो यहाँ से प्रश्न उठती है कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई? तो मौर्य वंश की स्थापना जो था वो आपको चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उसको अपने गुरु और बाद में चलकर जो उनके प्रधानमंत्री बने चाणक्य की सहायता से उन्होंने क्या किया था कि मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कभी कभी जाति के बारे में भी पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, कुछ ग्रंथ बताते हैं कि यह क्षत्रिय जाति से थे, तो कुछ ग्रंथ बताते हैं कि यह शूद्र जाति से थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे क्षत्रिय जाति से थे, ऐसा आपको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में मिलता है। वहीं आपको शूद्र भी इनको कहा गया है। आपको किस ग्रंथों में? तो जैन ग्रंथ, सॉरी ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार क्या थे कि चंद्रगुप्त मौर्य आपको शूद्र थे। वहीं आपको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार ये क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, आइए इसके अलावा जो यूनानी लेखक थे जस्टिन, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है। याद रखिएगा कि ये जो यूनानी इतिहासकार थे, यूनानी जो लेखक थे जस्टिन, उसने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। लेकिन इसकी पहचान जो थी काफी बाद में हुई। क्या हुई? काफी बाद में हुई, क्योंकि यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोटस लिखा हुआ था, तो लोग इसके बारे में नहीं जानकारी प्राप्त कर पा रहे थे। तो विलियम जोन्स, जिनका नाम सुनिएगा, जो कि भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो विलियम जोन्स ने सबसे पहले पहचाना कि सेंड्रोकोटस शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुआ है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, वो थे क्या? तो वह मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आइए, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो आपको 322 से 298 ईसा पूर्व तक था। यहाँ से याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना था? तो 322 से 298 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको हम रिकॉल करते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंत कब हुआ था? 184 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहयोग से? तो चाणक्य के सहयोग से। चाणक्य कौन थे? तो उनके गुरु और प्रधानमंत्री थे बाद में चलकर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से थे? क्षत्रिय जाति से, आपको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार। इसके अलावा इन्हें शूद्र जाति का भी बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आपको सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। ऐसा पहचान कौन किया है? तो विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स जो थे वो कौन थे? तो भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के क्या थे? संस्थापक थे। आइए अगला टॉपिक है मेरा कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। और इस चाणक्य का बहुत सारे ग्रंथों में नाम जो कौटिल्य भी मिलता है और विष्णुगुप्त भी मिलता है, यानी कि चाणक्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं।
हाँ भाई, अब क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में, कितने ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था, पराजित किया था। इस चीज को आपको याद रखना है कि यूनानी शासक जो थे सेल्यूकस निकेटर, उसको क्या हुआ था कि 305 ईसा पूर्व में आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार उसकी बेटी जो थी कर्नेलिया, उस कर्नेलिया से विवाह कर लिया। और उससे विवाह करने के उपरांत क्या हुआ था कि उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को आपको 4 प्रांत जो थे वो मिले थे। तो वो 4 प्रांत कौन कौन थे, तो एक काबुल था, एक कंधार था, एक मकरान था और एक क्या था, हेरात था। तो आइए इस चीज को जानते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा देखा कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। इसके अलावा युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार उसकी बेटी कर्नेलिया से विवाह किया और उनको उपहार स्वरूप 4 प्रांत प्राप्त हुए थे। एक काबुल हो गया, एक कंधार हो गया, मकरान हो गया, हेरात हो गया। तो ये सारे चीज इनको क्या हुआ था कि कर्नेलिया से विवाह करने के बाद इन्हें उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। और इनको यह उपहार कौन दिया था, तो सेल्यूकस निकेटर दिया था। क्यों दिया था, तो युद्ध में यह हार चुके थे इसलिए। ठीक है, आइए इसके बाद क्या हुआ था कि इस युद्ध के बाद ही मेगास्थनीज का क्या हुआ कि भारत आगमन हुआ। कहाँ आगमन हुआ, भारत आगमन हुआ। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो था वह एक राजदूत था। किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। और इस दौरान इसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम था इंडिका। और इस इंडिका से हमें क्या होती है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक प्रश्न यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे। तो मेगास्थनीज जो थे वह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यह किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो वह आपको सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ से आपको कवर कर लेना है। आइए अब है कि सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। ठीक है, यहाँ से भी आपको याद रखना है कि एक जो इतिहासकार है प्लूटार्क, ठीक है, उनके अनुसार ऐसा कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो था वह उपहार में दिया था। कैसे दिया था, उपहार में, यानी कि गिफ्ट के तौर पर दिया था। ठीक है, अब एक पॉइंट और आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध का वर्णन किसने किया था, तो इस युद्ध का वर्णन आपको यूनानी लेखक जो थे एपियानस, कौन थे, एपियानस। तो इसी एपियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्धों का वर्णन किया है। तो यहाँ से एक प्रश्न और उठेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था, तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना में हुआ था, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर जो था वो क्या हुए, पराजित हुए। और पराजित होने के बाद एक संधि किए और संधि के अनुसार उसने क्या किया था कि अपनी बेटी कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और विवाह करने के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत जो थे काबुल, कंधार, मकरान और हेरात उपहार में दे दिया। उसके बाद क्या हुआ था कि मेगास्थनीज का भारत आगमन हुआ। तो यह मेगास्थनीज भारत आपको 305 से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। और इस दौरान इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा। उस यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था, तो इंडिका था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो भारत कब आया था, 305 में। और कब तक रहा था, 298 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वह आपको सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जीवन के अंतिम दिनों में क्या किया था कि जैन धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया, जैन धर्म को अपना लिया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपना लिया, तो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जो अपनाने वाले मौर्य वंश के जो शासक थे वह थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में क्या किया था कि अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा लिया और जैन धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया। यहाँ से एक प्रश्न उठती है कि भद्रबाहु कौन थे। तो देखिए, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जैन धर्म के 2 शाखा थे, एक का नाम श्वेतांबर था और एक का नाम जो था दिगंबर था। तो श्वेतांबर जहाँ श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो कि नग्न रहा करते थे। तो ये इसी दिगंबर के जो प्रवर्तक थे वह कौन थे, भद्रबाहु थे। कौन थे, भद्रबाहु थे। तो इसी भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का दीक्षा लिया। और जैन धर्म के दीक्षा लेने के बाद 298 ईसा पूर्व में क्या होता कि कर्नाटक के मैसूर में स्थित एक जगह है श्रवण बेलगोला। उसी श्रवण बेलगोला में उपवास विधि या सलेखन विधि के द्वारा अपने शरीर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज को भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, 298 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के मैसूर स्थित श्रवण बेलगोला में, या श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी, तो उपवास के द्वारा या सलेखन विधि के द्वारा। तो देखिए, जैन धर्म में क्या है कि उपवास के द्वारा शरीर को त्याग करने की भी क्या थी, प्रथा थी। तो इसी प्रथा के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि 298 ईसा पूर्व में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। फिर प्रश्न पूछा जाता है एक
कि जीवन के अंतिम दिनों में किसने जैन धर्म को अपना लिया था। तो जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि आपको जैन धर्म को अपना लिया था और जैनिक गुरु जो थे भद्रबाहु, उससे जैन धर्म का दीक्षा लिया था। तो आइए हल्का सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का शासनकाल 322 से 184 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व में, इस चीज को भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के संबंध में विभिन्न ग्रंथों में मतभेद है, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ इन्हें बताते कि ये क्षत्रिय जाति के थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि ये शूद्र जाति के थे, ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सिंधु कोटर शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा पहचान आपको विलियम जोस ने किया था। और विलियम जोस कौन थे। तो भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि श्रीकृष्ण निकेटर को हराया था और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार उसकी पुत्री जो थी कर्नेलिया, उस कर्नेलिया से विवाह कर लिया। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नेलिया से विवाह किया तो इन्हें क्या हुआ था कि उपहार स्वरूप 4 प्रांत प्राप्त हुए थे। एक था आपको काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ठीक है। मेगासनीद जो कि आपको श्रीकृष्ण निकेटर का राजदूत था, जो 305 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। और इस दौरान इसने अपनी एक कृति लिखी और उस कृति का नाम जो था वो था इंडिका। और इस इंडिका से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। श्रीकृष्ण निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए थे, ऐसा बताते यूनानी लेखक प्लूटार्क ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और श्रीकृष्ण निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ है उस युद्ध का जो वर्णन किया है वो आपको एपियंस ने किया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के जो हमारे टॉपिक थे शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश, इसके अलावा हम पढ़े हैं मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत मौर्य वंश। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है इस टॉपिक से तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।